हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच घटना चक्र घटना चक्र 1990 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। ये बीपीएससी देखिए यूपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है इसमें। तो मैं इसमें क्या है, इसमें बीपीएससी घटना चक्र मैं करा रहा हूँ कब से 1990 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। तो चलिए कहते हैं, सफल होना है तो क्या करना, नींद चैन को त्यागना है, तब फिर आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए एक बार लग जाइए जोर शोर से बीपीएससी में। चलिए बीपीएससी का मैं घटना चक्र करवा रहा हूँ, जो कि आपके फ्री जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं लगभग सारे, मैं कौन सा पेपर करा हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन पॉलिटिकल साइंस, मैं इनका क्वेश्चन करा रहा हूँ और व्याख्या के साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए एक बार जोर शोर से सेशन को शेयर कर देंगे। मैं चलिए ज़्यादा बात पे ध्यान नहीं देंगे, काम पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन, तो देखिए क्या है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आपको बताना है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा इमे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इमे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, नियंत्रण परिषद। देखिए इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी में देखिए क्या है, तो नियंत्रक परिषद की स्थापना, नियंत्रक परिषद की स्थापना देखिए क्या है। तो एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीट्स अधिनियम 1784। ठीक है, अगला देखिए क्या है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे मिला लेंगे, इसका आंसर बी है। कौन सा आंसर है, 2134, 2134। तो नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पीटस भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1813 का क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, प्रयाजविद और अग्लविद विवाद। ऑप्शन आपका एक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3। अब देखिए क्या है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा
की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक ने 1828 से 35 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों नेता ट्रेवलिन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप राज शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? ये हो गया 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। तो कौन सा हो जाएगा? एक। तो इसने क्या किया था? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ये हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया। इस साथ ही इस एक्ट के माध्यम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट के से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 या 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बना था? किस अधिनियम पर भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना था? तो ये हो जाएगा, देखिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिससे यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुकरण, वर्ण अथवा इनसे किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जा सके। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी हुई है। अब चलिए ब्रिटिश ताज में शासनाधीन प्राधीन अधिनियम। ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा
लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति नहीं थी। उसकी सहायता 15 सदस्यीय परिषद का गठन प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों में को शामिल करने की शुरुआत। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई को प्रेसिडेंसियों को पुनः विधोई शक्ति देकर व्यक्तिकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। इसने व्यापार को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों से निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इससे तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान शक्ति को बढ़ावा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पूरक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपना एक सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्लो भारतीयों तथा यूरोपियों के बाद भी यूरोपियों को के लिए भी लागू किया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों पर केंद्र तथा प्रांत में बांटा दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के लिए प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रांतीय विषय में 2 भाग आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायपालिका स्तंभ। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्र एवं संपूर्ण राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। अब चलिए देखिए क्या है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत संविधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान को परिषद को बजट करने की शक्ति प्रदान की? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो 1892 भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? यह किया गया था मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार 1909।
देखिए इसका क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। मुसलमानों के लिए क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल का प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवरे थे। उपयुक्त दिए गए भारत अधिनियम 1935 में नहीं होने का कारण विकल्प डी सही है। भारत का संघीय न्यायपालिका निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में संघीय न्यायपालिका किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1937 में। कितना इसमें 1937। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया। प्रांत में द्वैध शासन का उपवन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था। द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा हो जाएगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता बताई गई थी। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बताई गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण था। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा तथा इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिरल मार्टेंगू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी बांटा गया और आरक्षित क्षेत्र व हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सौंपा गया तथा साथ ही केंद्र और प्रांतों के मत की शक्ति का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों का रूप में किया गया था। जहां तक मुसलमान के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए हस्तांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सहायता शुरू किया था। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सहायता शुरू किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय शासन चुनाव प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में से हुई, जिसे 1935 से भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। ये हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम। 1919 भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए क्या आंसर है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन विधायिका की स्थापना को ऊपरी सदन राज्य परिषद
अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष कहलाता तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते हैं। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता है तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से स्वनिर्वाचन तथा 40 मनोनीत थे। अधिकतम अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बनाने नियमों के तहत राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचन का शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का संख्या बढ़ाकर पहले 143 फिर से 145 और कर दिया। उल्लेखनीय कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में 1 से 1 बराबर से निर्वाचित होने पर वाले सदस्य भी होते हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्यों में निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उनके निर्वाचन सदस्य की संख्या में शामिल किया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका में लाया गया था? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय व्यवस्था? 1919 का एक्ट। कौन सा हो जाएगा? 1919 का एक्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित स्थान का प्रावधान किया था। तो देखिए, मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभित भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह शोषित वर्गों के महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए बेशक मताधिकार आधारित नहीं था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 19 भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो देखिए क्या है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा 1855 में इसे हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती थी रही, अतः भारत सरकार ने 1919 के प्रावधान अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली। 1930 के दशक के अंत में यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र विधानसभा में निम्नलिखित निर्वाचनों केंद्र विधानसभा में निर्वाचन भारत शासन का अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1926, 1937, 1945। यदि आपको आंसर पता हो तो इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। नहीं तो फिर देखिए अभी क्या आंसर आ रहा है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और सी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए और सी। प्रश्न 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस विषय में आयोजित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? 1945। ऑप्शन आपका सी हो जाए। कौन सा था? 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर भारतीय विधायिका केंद्रीय विधान के अंतर्गत अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश
निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम से ही प्रावधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का प्रावधान किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो देखिए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक प्रस्तुत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मत शक्ति का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किससे उल्लेखनीय योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के मत शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची के विषय का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांत में देशीय रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं किया जा सके। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में विशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य विशेषता में नहीं है। ये हो जाएगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका का आवंटित किए गए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो 1935 अधिनियम था। 1935 अधिनियम ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1940। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 21 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस अधिनियम भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल। किनको दिया गया था? गवर्नर जनरल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था? निम्नलिखित कौन सा भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अंतर्निर्भर भारत शासन अधिनियम 1935 से सम्मिलित है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली है। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका ये है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो चलिए देखिए, भारत का वर्तमान ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना व स्वायत्त शासन स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र तथा प्रांत में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। निम्नलिखित में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? निम्नलिखित में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग किया गया था। कब किया गया था? बर्मा भारत से अलग किया गया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो देखिए क्या है, भारत और भारतीय की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई 1934 में रांची में। स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 भारत में संविधान सभा का गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। कौन दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तरीय पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक संविधान रूप से संविधान सभा का मांग की, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 में फैजपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचक के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और इसके प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को थी और 93 सीटें देसी रियासत के आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सीटों का चुनाव सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों में प्रतिनिधि का चयन रियासतों के द्वारा प्रमुख किया जाए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुई। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह तथा स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासत ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो संविधान का मुख्य प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों के विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक व्यवस्था मताधिकार के आधार पर 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सम्मिलित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1906 संविधान सभा के प्रथम बैठक अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा? देखिए अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 के तहत विभाजन के प्रश्न पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा में सदस्यों कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें से प्रतिनिधि भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों में 270 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण के अंकुरित होने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान बनने में कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
जिसका कारण संवतः संविधान का अंगीकृत किए जाने के लिए संविधान के निर्माण का अवधि शामिल की। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा में पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव BN राव संविधान सलाह नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मनिर्मित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। इस प्रकार नाम इनका है: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सजनी नायडू, शिष्यता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वालदान, बेगम एजाज रसूल, एनिल मस्करनी, अम्बू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्ट्रियन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1940 को अंतिम सरकार गठन के इसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हो गए। अब चलिए इसके देखिए, इसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? क्या क्वेश्चन है? भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी 1934 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, स्वराज पार्टी 1934। तो मई 1934 में स्वराज पार्टी में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई। एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि बेशक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारत की ओर से संविधान सभा का मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री का सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? MN राय किया था कि भीमराव अम्बेडकर किए थे? तो चलिए इनका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए किए थे, MN राय ने किया था। कौन किया था? MN राय। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आंसर? 1934 भारत संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN राय ने किया था। कौन किया था? MN राय ने किया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आए थे? तो चलिए देखिए क्या है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी? इसका 10 लाख व्यक्ति। कितना हो जाएगा? तो 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन वर्ष 1996 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे विलियम वुड। कौन थे? विलियम वुड जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 19 मार्च 1946 में भारत में पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टॉपफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ द पैंथिंग लॉरेंस, भारत सचिव A.D. अलेक्जेंडर, नौसैनिक मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत संविधान सभा का गठन किया गया भारत सरकार 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा,
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए पर गठित कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 के अंतर्गत अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पद अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार सदस्य का सदस्य नहीं था? कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचन संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर जगजीवन राम शिक्षा मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो संविधान सभा के विषय में सत्य है, इसका करेक्ट 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह बहुदलीय निकाय थी, वह बहुदलीय, उसमें अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। अगर भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक और डी। ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। चलिए ए और डी में देखिए क्या आंसर है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह वयस्क अधिकार पर मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत है। ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। निम्नलिखित संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसमें गलत क्या होता है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और निर्णय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत में संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत संविधान सभा के सदस्य हैं। इसका करेक्ट आंसर प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों प्रांतीय सभा द्वारा, किनके द्वारा होता? प्रांतीय सभा द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से, जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ये थे फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन आपका डी है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.जी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कितना ईस्वी में? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 को कि उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में होने के साथ की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कितना में हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित पारित किया गया था। उद्देश्य भारत को 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख कौन रखा था? ये रखे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित कथनों से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2, 3। पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर आश्रित था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत में लोगों ने आदेशित किया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, इसका विश्लेषण देखेंगे। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि संसद या विधान के निर्वाचन सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान बनाने तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? एक कितने हुए थे? तो 12 हुए थे। कितने हुए थे? 12। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन। 11 अधिवेशन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त
संविधान सभा में पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुए, जबकि सदस्यों द्वारा भारत में संविधान के हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। भारत की संविधान अंतिम बैठक की सही तिथि थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था भारत का, तो ये देखिए कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले एस.जी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी थे। राजस्थान के रियासत को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के बी.टी. कृष्णमाचारी थे। संयुक्त संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नोट, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर से चलकर अस्थायी अध्यक्ष सत्यवानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। संविधान सभा द्वारा पहले अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये हो जाएंगे बी.एन. राव। कौन सा हो जाएगा, तो बी.एन. राव। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलिए एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। तो देखिए क्या है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा, बी.एन. राव द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति और संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुच्छेद। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, तो तृतीय वाचन देखिए इसका, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक चला। तब ऑप्शन आपका ये नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मकृत किया था। संविधान को अपनाने, उससे पूर्ण होने, पारित होने तक उसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणिक उपलब्ध लागू, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा प्रांतीय संविधान की स्वीकृति कब हुई? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति दिया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारत में संविधान लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया क्योंकि इस दिन जो था कांग्रेस की स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता हो गया और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को
पुण्यतिथि 26 जनवरी को तिथि का अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान के पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान अपना अंग्रित और अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा ने निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे कहाँ? पश्चिम बंगाल के बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत में पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में वे क्षेत्र पाकिस्तान चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी को पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पुणे सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। पश्चिम बंगाल यदि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अवशिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 1891 और 1956 में मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था 1891, मृत्यु हुआ था 1956 में। तो अब देखिए भारतीय संविधान निर्माण की मुख्य भूमिका निभाने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 14/1956 को दिल्ली में हुआ था। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में 1891 और मृत्यु हुआ था दिसंबर 1926 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एक और दो। तो देखिए क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के पूर्ण रूप से हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ब्रिटिश सरकार ने सूबे और भारतीय रियासतों में एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया था। संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। संविधान सभा में बेशक मताधिकार के लिए 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। कौन किए थे? मौलाना आज़ाद ने किया था। कौन किया था? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा बेशक मताधिकार विषय में बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के वकालत दी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जोरदार ढंग से उन्हें इसे अपनाने के लिए इसका असमर्थन किया था। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? दिए थे महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? संविधान जो एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें से वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। क्या इन्होंने बोला था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता, जिनके लिए राष्ट्र डॉक्टर, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक प्रावधानों का महत्व कम करके आंका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। इसका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माता भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास है। किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? एक कहा था ऑस्टिन ने। कौन बोला था? ऑस्टिन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह भारत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेमिल ऑस्टिन का था। यह व्यक्ति उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15 थे। कौन थे? कितनी थी? 15 थे। अब देखिए क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो संविधान सभा के द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियां गठन किया गया। प्रमुख समितियां अनेक प्रत्यक्ष हैं। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषय नियम समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जातीय समिति थे सरदार वल्लभ पटेल। मूल अधिकार उप समिति थे JP कृपलानी। उप अल्पसंख्यक समिति थे SG मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के अपरिचित मुख्य गोपीनाथ बरदलोई। अपरिचित और आंशिक रूप से VT ठक्कर थे। संघीय शक्ति समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ पटेल। कार्य संचालन थे KM मुंशी। रक्त सदन समिति थे B पटारमी या सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज समिति तथर्थ समिति थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण थे GV मावलंकर। राजस्व संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त स्टाफ समिति पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक पत्र संबंधित अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सौदुल्ला, BL खेतानी शामिल थे। बाद में BL मित्र के स्थान पर माधव राय तथा DP खेतान थे। वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर DK कृष्णमाचारी के इस समिति में शामिल किया गया था। तदर्थ झंडा समिति गठन संविधान निर्माते पर 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, KM मुंशी। अगला देखिए, अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको पता है संविधान सभा के संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख समिति थे संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषय नियमन समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति थे भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ पटेल। मूल अधिकार उप समिति JP कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति उप समिति थे SG मुखर्जी। संघीय शक्ति समिति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ पटेल। कार्य संचालन थे KM मुंशी। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका कौन सा? जब B करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो सूची में मिलाना है। देखिए क्या है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर देखिए, मूल अधिकार समिति कौन थे? तो डॉक्टर सरदार पटेल। संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप के भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका क्लियर नहीं है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें कौन सा संविधान प्रारूप समिति का सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी और हो जाएंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन आपका 1 और 3 हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये किया था 29 अगस्त 1947, ऑप्शन आपका डी है, 29 अगस्त 1947 को किए थे। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकलित पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्माता परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माती परिषद के संबंध में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी केलकर, हरिदेरकर, पटार भैया, सीताराम भैया। एक तदर्थ झंडा समिति गठन निर्माती परिषद 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, ये सब देख लेंगे इनका आंसर। तो देखिए अब संविधान का स्रोत, तो भारत संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया, ब्रिटिश संविधान संसदीय शासन प्रणाली। तो देखिए कहाँ से लिया गया है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस विचार लिया गया था? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया? यूएसए संविधान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के संविधान उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य और यूएसए अमेरिका से लिया गया था संविधान, जबकि उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। कौन सा हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं इकाइयों का सृजन प्रदान करता है। संविधान में शासन के सभी अंग एकाधिकार प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में न्यायिक परीक्षण की सफलता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसका उद्देश्य है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों को न्यायालयपूर्ण निलंबित कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधान के उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन व्यवस्था भारत और यूएसए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? ये वजह संविधान के निर्वाचन और परिसंघ उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश के पद्धति पर आधारित है? कनाडा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान राज्यों की संघ की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के राज्यों के संघ की संकल्पना का प्राप्त किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान राज्य का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ है। भारत के संविधान सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में समवर्ती सूची का संकल्पना पर उदित है
तो ये हो जाएगा इसका, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा संविधान? ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा का ग्रहण करती है। भारत के संविधान निर्माता में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा ग्रहण है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा संविधान? ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। भारत के संविधान समवर्ती सूची अवधारणा गृहीत की गई है तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशित तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान? भारत में भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत लिया गया कौन सा देश से? आयरलैंड से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशित तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित। संविधान के इस भाग में 4 में से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक संबंधित है। हालांकि भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान के कुछ विशिष्टियों को लिया गया। किस देश का राज्य के नीति तत्व का निर्माण किया? किस देश के राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया? तो राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में गठित के प्रतिभा अनुभव एवं सभा सेवा को प्रतिनिधि देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण से प्रस्तुत की प्रभावी हुए हैं। राज्यसभा के गठित में प्रतिभा अनुभवी एवं सेवा के प्रतिनिधि हुए हैं आयरिश गणतंत्र। कौन सा हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राज्यसभा में गठित प्रतिभा अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधि देश भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है तो देखिए क्या इसका आंसर है। तो इसका है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। शासन संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध या जर्मनी के वाइमर से, वाइमर संविधान। राज्य की नीति सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इसमें कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान कनाडा के संविधान शक्ति केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय। इसमें देखिए क्या है, पुट ए और पुट सही करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान, मंत्रिमंडल से ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा संविधान। नीचे दिए गए इसमें देखिए, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो विधि शासन व्यवस्था, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। कहाँ से? विधि, इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा कनाडा, विधेयक सुरक्षित रखना विस्तृत अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका भी सम्मिलित करना है तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका है, संघ राज्य सूची समर्थित ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है, कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान में ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान के सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार का विचार लिया गया तो मूलभूत अधिकार का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान। कहाँ से? अमेरिका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई थी, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई थी यूएसए के संविधान। कौन सा संविधान? यूएसए संविधान, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से? लिखित संविधान का प्रावधान जो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। यही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब चलिए भारत संविधान के प्रमुख भाग, इसको हम दूसरा पार्ट में करेंगे। तो अब चलिए पार्ट बाय पार्ट करके कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, और मैं पॉलिटिकल का करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।